द नेशनल डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक भट्ट। आज का विषय है जो भारत के इतिहास पे जो काला धब्बा लगा। काला धब्बा नहीं, इतना गहरा काला धब्बा है कि वो मिटाने से भी नहीं मिटेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1975 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भारत के अंदर इमरजेंसी लगाई गई। क्या इमरजेंसी 1975 में लगाई गई थी? इसके पीछे कारण कौन थे? इंदिरा गांधी, उनका छोटा बेटा संजय गांधी, या जेपी नारायण, या जो कानून के जो दरवाजे पर उनकी बार बार हार हो रही थी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, या ये उसके कारण थे। ये बात शुरू होती है 1971 से, जब इंदिरा गांधी उस समय चुनाव जीती। उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ का, और इसके बाद उनको एक प्रचंड बहुमत से वो सरकार के अंदर आई। सरकार में आने के बाद उन्होंने 1972 में फैसला लिया 14 प्राइवेट बैंकों को सरकार में शामिल करने का, यानी सरकारी बनाने का। और दूसरा, जो आज़ादी के समय से जो राजे रजवाड़े थे यहाँ के, उनको पेंशन दी जाती थी भारत की तरफ से, जिसे पीवी पर्स के नाम से जाना जाता था। उन दोनों को इसने बंद करने का, पलटने का फैसला लिया, और वो इन्होंने कर दिया तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। जब वो कोर्ट के अंदर गया, कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस थे एसके सीकरी, उनकी जो बेंच थी, उन्होंने ये फैसला रद्द कर दिया कि ये जो 14 बैंक है ये सरकारी नहीं होंगे, और जो पीबी पर्स की जो सुविधा है वो जो इंदिरा गांधी बंद कर रही थी वो नहीं बंद होगी। उसके बाद में एक दिन बाद जो चीफ जस्टिस होते हैं सीकरी साहब, वो रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद में ये बात इंदिरा गांधी को इतनी चुभ जाती है कि वो मन दिल में एक ये बना लेती है, मन बना लेती है कि अब इसको न्यायालय को अब ये दबाना ही दबाना है हर हाल के अंदर। वो होता कैसे है, उसके बाद में जब वो रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद में 3 जज जो सीनियरिटी के हिसाब से होते हैं, जस्टिस शेलार, जस्टिस हेगड़े और जस्टिस ग्रोवर, ये 3 सीनियरिटी के हिसाब से होते हैं। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी किसको चीफ जस्टिस बनाती है? जो चौथे नंबर का सीनियरिटी का जज होता है, जस्टिस एएन रे को। पहले जो 3 जज होते हैं उनको नहीं बनाती, चौथे नंबर को बनाती है, एएन रे को। उनको चीफ जस्टिस नियुक्त किया जाता है। और जो टॉप जो 3 जज थे, जस्टिस शेलाद और जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस हेगड़े, ये तीनों रिजाइन कर देते हैं अपनी पोस्ट से। तीनों रिजाइन डाल देते हैं इस उसमें। और उसके बाद में इसके विरोध के अंदर श्री जयप्रकाश नारायण जी एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि ये जो हुआ ये बहुत गलत हुआ, ये न्यायपालिका के ऊपर आघात है। उसके बाद में तो जस्टिस एएन रे साहब जब चाकरी करके, गुलामी करके जब चीफ जस्टिस का पद मिल गया, तो धड़ाधड़ फैसले इंदिरा गांधी के पक्ष में वो देने शुरू कर देते हैं। ये एक मुद्दा रहता है। जयप्रकाश, मैं आपको श्री जयप्रकाश नारायण जी का मैं इसके टच बता रहा हूँ कि हर मुद्दे पे कैसे वो धीरे धीरे, क्योंकि 1942 की जब क्रांति हुई थी आज़ादी के लिए, तो उसके बाद वो मतलब आज़ादी के बाद वो अपने गांव बिहार में रहने लगे थे। उसके बाद वो इसमें नहीं थे आंदोलन में। वो आंदोलन में क्यों आए, उनको इन परिस्थितियों ने कैसे धीरे धीरे करके उनको उकसाया और वो फिर से आंदोलन के उसमें आए। इसके बाद ये खत्म होता है। दूसरा आता है गुजरात के अंदर, गुजरात नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था। किस लिए? छात्रों का ये एक आंदोलन था। किसको लेके? मैस का बिल जो था 20% बढ़ा दिया गया था, उसको लेके ये प्रोटेस्ट चल रहा था। कम से कम 100 छात्र मारे जाते हैं, 1000 से ज्यादा छात्र उसके अंदर घायल होते हैं, 8000 से ज्यादा अरेस्ट होते हैं। लेकिन इस जो छात्र आंदोलन था उसको जनता का इतना सहयोग मिलता है कि जो उसमें वहां पे तत्कालीन जो कांग्रेस का मुख्यमंत्री थी चिमन भाई पटेल, उनको इस्तीफा देना पड़ जाता है। और इसके बाद श्री जयप्रकाश नारायण जी एवरी मैंस के अंदर लिखते हैं, वो एक उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार जनता को आंदोलन के साथ जोड़ के उनसे, उनके सहयोग से बड़े बड़े तख्त को पलटा जाता है। तो ये थोड़ा सा इंदिरा गांधी को ये थोड़ा बुरा सा लगता है कि ये चिमन भाई पटेल की सरकार गिर जाती है। ठीक इसी के बाद में बिहार के अंदर बिहार छात्र संघर्ष समिति, वो वहां के जो कांग्रेस की सरकार थी और जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर, उनके खिलाफ में एक बिगुल वो छोड़ देते, यानी बजा देते हैं युद्ध का। विधानसभा के आगे घेराव होता है, वहां पे छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज होता है, अरेस्ट किया जाता है, उनको पूरी बर्बरता के साथ उस आंदोलन को कुचलने की पूरी कोशिश होती है। लेकिन वहां पे अब्दुल गफ्फार वहां के जो मुख्यमंत्री थे, उनका इस्तीफा नहीं होता है। इसके बाद इसके अंदर आती है, एंट्री होती है श्री जयप्रकाश नारायण जी की। श्री जयप्रकाश नारायण जी उन छात्रों के से मिलते हैं
और उनको पहले तो बताते हैं कि जो ये आंदोलन है ये आपको शांतिपूर्वक ये आपको आंदोलन करना चाहिए। और जयप्रकाश नारायण जी इन चीज़ के लिए उनको कन्विंस करते हैं कि जिस प्रकार से गुजरात के अंदर ये आंदोलन हुआ, आप इसी प्रकार से ये आंदोलन आप यहाँ पे भी कीजिए, इसके अंदर कोई हिंसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गांधीवादी एक वो थे, आंदोलनकारी थे। इसके बाद में उसके अंदर सबसे बड़ी एंट्री जब होती है बिहार के अंदर, वो होती है उसके बाद में 1 अप्रैल 1974 को। 1 अप्रैल 1974 को इंदिरा गांधी एलिगेशन लगाती है किस पे? जयप्रकाश नारायण जी पे, कि वो खुद करप्ट लोगों के साथ रहते हैं और अमीर लोगों के साथ रहते हैं, और वो हमारे को एलिगेट करते हैं इस चीज़ को लेके कि हम यहाँ पे बुरा कर रहे हैं। इसके बाद में जयप्रकाश नारायण जी क्या करते हैं? अप्रैल 1974 के अंदर वो एक मूक रैली का एक ऑर्गेनाइज करते हैं पटना के अंदर। उस मूक रैली के अंदर एक साइलेंट प्रोटेस्ट होता है गवर्नमेंट के खिलाफ में। इसके बाद जून के अंदर वो अपने एक संघर्ष समिति नाम से बनाते हैं और एक नारा देते हैं संपूर्ण क्रांति का नारा देते हैं, जिससे पूरी बिहार की जो सरकार है वो हिल जाती है। उसके बाद नवंबर के अंदर उनको 1-on-1 उनको बुलाया जाता है मिलने के लिए, श्री जयप्रकाश नारायण जी को इंदिरा गांधी से मिलने के लिए, कि आप आइए और इंदिरा गांधी जी से मिलिए। और वो कहते हैं श्री जयप्रकाश नारायण जी मैं अकेला उनसे मिलूंगा, लेकिन जब वो जाते हैं तो वहां कौन बैठे होते हैं? यशवंत चौहान, और उसके साथ में कौन होते हैं? बाबू जगजीवन राम। तो वो उनको कहते हैं कि आप अब्दुल गफ्फार की सरकार को बर्खास्त कीजिए, और इंदिरा गांधी उनको मुंह पे ही मना कर देती है और अपने तेवर दिखा देती है कि नहीं, अब्दुल गफ्फार की सरकार जो है वो नहीं सस्पेंड होगी। क्यों? क्योंकि उसको जनता ने चुना है। ये हो जाता है। इसके बाद के अंदर जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब 1971 के चुनाव हुए थे, तो इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से लड़ती थी, जो कांग्रेस के लोग आज भी लड़ते हैं। वहां से 1 लाख वोटों से जीत जाती है। वहां से जीतने के बाद उनके ऊपर जो वहां से उनसे हारे थे राज नारायण, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक केस फाइल करते हैं कि इसके अंदर इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया है। जो उनके उस समय एक यशपाल कपूर थे, वो गेस्टेड ऑफिसर थे, यशपाल कपूर ने उसके बाद इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इस्तीफा देने से पहले ही वो इंदिरा गांधी के लिए वहां पे काम करने लग गए थे। वो जाता है सीधा किसको? जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी की बेंच को। जगमोहन लाल सिन्हा जी एक बहुत स्ट्रिक्ट जज थे। उनको पास जब जाता है तो उनको पता लग जाता है कि यहाँ पे क्या होना है। उनके घर पे जाते हैं कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के डीएस माथुर क्यों जाते हैं? क्योंकि डीएस माथुर को बोला जाता है, डीएस माथुर के जो रिश्तेदार थे वो इंदिरा गांधी के पर्सनल फिजिशियन थे। वो उनको कन्विंस करते हैं और वो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी के घर पे जाते हैं, डीएस माथुर जो चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, अपनी बीवी के साथ, और कहते हैं कि आप फैसला इंदिरा गांधी के पक्ष में सुनाइए, आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। लेकिन जगमोहन लाल सिन्हा जी बहुत उसूलों के पक्के आदमी थे, और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इसके खिलाफ उसको फैसला देते हैं कि जो वहाँ पे गड़बड़ी हुई है उसके लिए इनको 6 साल के लिए इंदिरा गांधी के इलेक्शन लड़ने पे रोक लगा देते हैं, जैसे अभी राहुल गांधी के उस पे लगी है। इसके बाद में इंदिरा गांधी एक कहते हैं ना घायल शेर की तरह होता है कि बस वो तिल मिला जाती है कि ये क्यों मेरे खिलाफ फैसला आया। इसके बाद ये जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस अय्यर की बेंच को। जस्टिस अय्यर कहते हैं कि इंदिरा गांधी ना वोट दे सकती हैं, ना वो एमपी की फैसिलिटी ले सकती है, बस वो पीएम बनी रह सकती है। तो ये होने के बाद इंदिरा गांधी पूरी तरीके से घात आ जाता है उनकी उस पे। वो फिर एक बार बोलती भी हैं, जो उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ, कहती है कि मैं सोचती हूँ कि इस समय प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दूं और मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए, लेकिन संजय गांधी की एंट्री होती है, संजय गांधी मना करते हैं। इसके बाद में 25 जून को जयप्रकाश नारायण जी, जो 24 जून को ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, 25 जून को वो रामलीला के अंदर, रामलीला मैदान जो दिल्ली का है उसके अंदर बहुत बड़ी इनकी रैली होती है। उसके अंदर कहते हैं कुर्सी खाली करो, जनता आती है। ये नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ था। और इसके बाद में इंदिरा गांधी को महसूस हो जाता है कि अब कुछ दिन ही बचे हैं, तो इसके बाद में संजय गांधी अपने घर पे, जो तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री थे बंसीलाल, और जो एलजी थे दिल्ली के किशन चंद, और जो उस समय गृह राज्य मंत्री थे ओपी मेहता, इनको बुलाते हैं और वो लिस्ट बनाते हैं कि आरएसएस के नेताओं की लिस्ट चाहिए मुझे, जिनको उठा उठा के जेल में डालना है। ये ऑन रिकॉर्ड बात है।
वो दबाव बनाते हैं किसके ऊपर, जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे उस समय में, टेलीकॉम ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर आई के गुजराल, जो उसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल साहब भारत देश के प्रधानमंत्री हुए। उनको कहते हैं कि जो भी न्यूज़ आएगी पहले मैं देखूंगा। इंद्र कुमार गुजराल साहब मना कर देते हैं कि नहीं, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है और मैं आपके लिए एक अकाउंटेबल नहीं हूं। तो इंदिरा गांधी क्या करती है, वो इससे पहले आई के गुजराल साहब अपना इस्तीफा देते हैं, वो उससे पहले उनका मंत्रालय ही बदल देते हैं और बनाते किसको है, जो कांग्रेस के सबसे बड़े चाटुकार था, वीसी शुक्ला। वीसी शुक्ला आपने सुना होगा, थोड़े दिन पहले शायद जो छत्तीसगढ़ के अंदर इनके हमले हुए नक्सलियों के, उसके अंदर मारे गए थे। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है। उसके बाद में क्या होता है, बहादुर शाह जफर जो प्रेस के वहाँ पे सबसे बड़े अखबारों के वो जो दफ्तर हैं, वहाँ पे उनके बिजली काट दी जाती है, उनके ऊपर प्रेस सेंसरशिप लगा दी जाती है, उठा के जेलों में डाला जाता है, जो सब कानून हो जाते उनसे ले लिए जाते हैं। ये होता क्यों है, क्योंकि उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनको सिर्फ मात्र आप मानिए वो जाते हैं, जो उनके आर के धवन थे इंदिरा गांधी के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, वो कहते हैं हम तो ये जनवरी में ही लगाने वाले थे, लेकिन जून तक का हमने वेट किया, जो हालात हो रहे थे उस समय वो जाते हैं। और फखरुद्दीन अली साहब, एक कार्टून में आपको ये पोस्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये देखिए, ये उस समय बहुत मशहूर हुआ था। इसमें इसके अंदर दिखाते थे बाथिंग टब के अंदर बैठे हुए फखरुद्दीन अली अहमद, उसमें साइन कर रहे हैं आर्टिकल 352 के अंडर जो इमरजेंसी आती है उसमें। इसके बाद में जो तांडव मचाया जाता है, 19 महीने तक जो जेलों में डाला जाता है, फंडामेंटल राइट छीन दिए जाते हैं, जो आज के टाइम में चीख के बोलते हैं ना कि भारत के अंदर तो बहुत डर लगता है, खतरा लगता है। ये खतरा डर ये उस समय था 1975 के अंदर जब ये हुआ था। जो संजय गांधी थे, उन्होंने अपनी एक 5 परियोजनाएं वहां पे संजय गांधी ने सबसे पहले चलाई, संजय गांधी, और उसी पे ही 5 अपनी उस पे अमल कर रहे थे। सबसे पहली थी उनकी संजय गांधी की शिक्षा, दूसरी दहेज, तीसरी पेड़ लगाना, चौथी परिवार नियोजन, और जो 5वीं थी वो थी जाति प्रथा उन्मूलन। और इसके लिए उन्होंने बेहताशा पूरी ताकत लगाई, पूरी सरकारी मशीनरी लगाई इन चीजों को करने के लिए। और आप मानिए जो इमरजेंसी के लेकिन इसको सपोर्ट करने वाले भी काफी थे। खुशवंत सिंह जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। वो कहते थे कि इमरजेंसी लगने के बाद में लोग डिसिप्लिन हो गए थे, टाइम से ऑफिस आते रहे, हर चीज टाइम से होने लगी थी। चाहे उस समय रेलवे स्ट्राइक हुई थी, जो जॉर्ज फर्नांडिस थे, अटल जी की सरकार में रक्षा मंत्री बने थे, उनको 50,000 कम से कम रेलवे कर्मचारी हटा दिए गए थे नौकरी से, उनके परिवार वालों को उठा के घरों से बाहर निकाला गया था। इतनी बर्बरता उनके साथ हुई थी। आज के समय कहते हैं कि आज मोदी के शासन के अंदर क्या है, आज तो तानाशाही है। ये तानाशाही होती है असली में। अगर इंदिरा गांधी को अगर हम भारत का हिटलर कहें तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इंदिरा गांधी भारत की हिटलर थी, जिसने भारत के अंदर पूरी हिटलर शाही अपनी मचाई, जिस प्रकार हिटलर जर्मनी में करता था। आज का समय बहुत बेहतर है। तो ये इमरजेंसी की पूरी डिटेल थी। अब इसके अंदर खलनायक कौन, संजय गांधी इसके अंदर खलनायक थे, या इंदिरा गांधी ने खुद ये डिसीजन लिया, या जेपी नारायण का उसके ऊपर प्रभाव आया, या जो कानूनी उनके अंदर हार हो रही थी उससे ये चीज हुई। तो ये फैसला आज के विषय में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।